खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के नए भवन का किया लोकार्पण। कहा, गुणवत्ता, समावेशन और नवाचार हमारी शिक्षा नीति की बुनियाद। मनसा देवी हादसे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को घेरा। कहा, वोट बैंक के लिए धार्मिक आयोजन कर रही सरकार। नाबालिग बेटी के यौन शोषण के मामले में पूर्व भाजपा नेत्री और प्रेमी को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने दी 3 दिन की पुलिस कस्टडी को मंजूरी। एसआईटी की निगरानी में दोनों आरोपियों को मथुरा और आगरा ले जाकर जुटाए जाएंगे अहम दस्तावेज। चमोली के पहाड़ों में कहर बनकर बरसी बारिश। ज्योतिर्मठ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। धौली गंगा अलकनंदा घाटी में बारिश से बढ़ा जलस्तर। एसडीआरएफ और पुलिस अलर्ट मोड पर। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में खटीमा को बड़ी सौगात मिली है। खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। बता दें कि प्रदेश में गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर धामी सरकार संकल्पित है। ऐसे में खटीमा में सीएम ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए जा रहे हैं। आज हम सबके लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि इसका लोकार्पण देश के शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों से संयुक्त रूप से हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है और इस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से यहाँ के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि ये विद्यालय हमारे बच्चों के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा और गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई, जिसके आज सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस नीति के माध्यम से बच्चों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता करने में। आगे बढ़ेंगे। मनसा देवी मंदिर की भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत और दर्जनों के घायल होने के बाद राजनीति तेज हो गई। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रशासन पर पूरी तरह नाकाम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भीड़ प्रबंधन के नाम पर सरकार सिर्फ धार्मिक आयोजनों को वोट बैंक की तरह देख रही है। माहरा ने दावा किया कि मंदिर परिसर में करंट फैलने के सबूत उनके पास मौजूद हैं और न्यायिक यानी सिटिंग जज के आधार पर जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दर्शन मार्गों को एक तरफा नहीं किया गया, जबकि सुरक्षा ड्यूटी में एनसीसी जैसे स्वयंसेवी छात्रों की भी मदद ली जा सकती है। कांवड़ यात्रा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अधिक जल ले जाने की होड़ को खतरनाक बताया और कहा कि कांवड़िए मटके मटके में जल लेकर जाते हैं, बिना जांच कुछ भी लाया ले जाया सकता है। जब हताहत होता है तो वो अच्छी घटना कैसे हो सकती है, लेकिन चिंताजनक है क्योंकि शासन और प्रशासन बिल्कुल भी इसमें चूक किया हुआ है। पुलिस को मैं इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि पुलिसकर्मी अधिकतर जो है चुनाव ड्यूटी में थे, लेकिन ये प्रशासन का काम था कि व्यवस्थाएं करता और ये ध्यान दिया जाना चाहिए था कि 1 मार्ग से जाने का हो, 1 मार्ग से आने का हो और वहाँ वॉलंटियर्स काम करें। एनसीसी के जो हमारे बच्चे कॉलेजेस और स्कूल्स में हैं, उनसे कॉलेज से रिक्वेस्ट करके उनकी वॉलंटियर के रूप में ड्यूटी लगनी चाहिए थी अगर पुलिसकर्मी कम थे। और कहीं ना कहीं अराजकता को रोकने की जरूरत। कांवड़ पहले से धनुष की तरह चलती थी, कंधे में रखे तो कोई परेशानी नहीं होती थी। लोग रस्सी के इधर चलते थे, गाड़ियां सड़क में चलती थी, दिक्कत नहीं आती। और ये मेरे को लगता है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खराब है क्योंकि उनके अंदर क्या है कोई चेक नहीं कर सकता। हो सकता है उसका जल हो सकता है कुछ और हो, और कभी कोई आतंकवादी उसका लाभ उठा सकता है। तो ये कहा जाना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो और एक लिमिट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी एक बड़ी जांच होनी चाहिए, इसमें सिटिंग जज हो और वो इस चीज का ध्यान रखे कहाँ से पहले था
और जिस जो मृतक के जले के निशान है उसके घर जाकर बातचीत की जानी चाहिए। हल्द्वानी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चल रहे मतदान के दौरान लालकुआ क्षेत्र के मोटा हल्दू स्थित आंगनबाड़ी केंद्र जयपुर खीमा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 5 लोगों को बताया गया कि उनका वोट पहले ही डाला जा चुका है। फर्जी मतदान की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने बूथ पर हंगामा किया और दोबारा मतदान कराने की मांग की। मतदान केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे और मुख्य द्वार पर नारेबाजी कर विरोध जताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और पोलिंग पार्टियों को स्ट्रांग रूम की ओर रवाना किया। काशीपुर के इस्लामनगर में प्रधान पद के 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद हिंसा में बदल गया। चुनाव शांतिपूर्ण रहा लेकिन बाद में माहौल गर्मा गया। ताहिर और नईम अहमद के समर्थकों की झड़प में दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई को गंभीर हालत में निजी अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। देहरादून के शिमला बाईपास पर एक बार फिर भीषण सड़क हादसे ने जान ले ली है। बस की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची जिससे युवती की जान नहीं बच सकी। स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति आक्रोश देखा गया। हादसे के तुरंत बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने समय रहते स्थिति संभाली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बस और चालक की तलाश में पुलिस छानबीन कर रही है। खटीमा में एक नए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया गया जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को और मजबूती देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा है कि उत्तराखंड को शिक्षा का हब कहा जाता है और यहां की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री की पहल पर प्रदेश में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल तैयार किए जा रहे हैं ताकि बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। कमलेश रमन ने बताया कि बीजेपी सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड को शिक्षा के मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाए। शिक्षा उत्तराखंड के अंदर बेहतर हो क्योंकि उत्तराखंड शिक्षा का हब कहलाता है और उसको और बेहतर और मॉडर्न बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जो केंद्र के हैं लगातार उत्तराखंड को बेहतर शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और उसी के तहत आज एक स्कूल का उद्घाटन किया जा रहा है जिससे हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिल सके। और तो मुझे लगता है कि आज हमारी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और स्कूलों में बेहतर से बेहतर उचित व्यवस्था देने का, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाने का, तमाम उन सारी चीजों को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सरकार देने का काम कर रही है। तो आज हम बधाई देना चाहेंगे उन बच्चों को, उन माता पिताओं को और इस उत्तराखंड की जनमानस को। एक बार फिर एक और स्कूल का उद्घाटन हो रहा है और बाकी स्कूलों का भी इसी तरीके से मॉडर्न स्कूल बनाए जाएंगे। ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी उफान पर है। पुलिस एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। धौलीगंगा अलकनंदा घाटी क्षेत्र में भी बारिश हो रही है। पूरा ज्योतिर्मठ क्षेत्र मानसूनी बारिश और कोहरे की चपेट में है। तो देखिए, चमोली में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भी लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो गया है। अलकनंदा नदी उफान पर है। इसके अलावा भी लगातार लोगों को परेशानियां हो रही हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम अलर्ट मोड पर है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर को जाने वाले मार्ग पर हुई भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत और 30 श्रद्धालुओं के घायल होने पर जहां एक तरफ मुख्यमंत्री खुद घटना को लेकर बेहद संजीदा हैं, तो वहीं सामाजिक संगठनों में भी इस घटना को लेकर बहुत दुख है।
धर्मनगरी के व्यापारियों और अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने मां गंगा में दीपदान कर गंगा मां से दुर्घटना में मारे गए श्रद्धालुओं को आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि धार्मिक स्थलों पर ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाते हुए सख्त फैसले ले ताकि धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं की जान माल का नुकसान ना हो। के द्वारा मां गंगा से हाथ जोड़ के दीपदान करके ये प्रार्थना की गई, हृदय विदारक घटना घटित हुई मां मनसा देवी के मंदिर के रास्ते में या मंदिर परिसर के आगे। वो वाकई में एक राष्ट्र में एक बहुत बड़ा शोक है। ऐसी घटनाओं की मां गंगा से हमने प्रार्थना की कि पुनरावृत्ति ना हो। मां गंगा मोक्षदायिनी है, सबकी रक्षा करने वाली है। जो मृतक हुए हैं मां गंगा से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में निवास देते हुए उनके परिवारों को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे, और जितने लोग अभी इसमें पीड़ित हैं, घायल हैं, उनकी मां गंगा रक्षा करे। ये बहुत दुखद घटना है और ये देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, अब मां गंगा जी का प्रांगण है। कहीं ना कहीं हमारे प्रांगण को क्षति पहुंची है। जो मृत हुए हैं बैकुंठ में स्थान मिले, मां गंगा जी अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी हमने मां श्री गंगा जी से प्रार्थना की है। जो घायल हैं जल्दी ठीक होकर अपने अपने परिवारों के साथ मिले, और ऐसी दुख की घड़ी में परम परमात्मा मां गंगा जी अपनी शक्ति प्रदान करें। मंदिर प्रांगण को केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक टीम ऐसी गठन करें, ऐसा कानून बनाए जो वास्तव में सुविधा अनुसार वो कानून हो और सख्ती पालन करे सभी मंदिर प्रांगण समिति। ऐसी घटना दोबारा न घटे, ये मां गंगा जी से प्रार्थना की। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक और भू बैकुंठ नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले श्री बद्रीनाथ धाम में मानसून की झमाझम बारिश के साथ तीर्थ यात्रियों की आमद जारी है। श्रद्धालु हल्की बारिश की फुहारों और कोहरे के बीच भगवान बद्री विशाल के दर्शन बड़ी सुगमता के साथ कर रहे हैं और शांतिपूर्ण आध्यात्मिक वातावरण, नित्य दैनिक पूजाओं और अभिषेक आरती से प्रतिभाग कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। और धाम के उच्च हिमालयी अलकापुरी क्षेत्र में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम में बहने वाली पतित पावन अलकनंदा नदी उफान पर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर ब्रह्म कपाल क्षेत्र, नारद कुंड, तप्त कुंड से लेकर नदी तट के इलाकों के आसपास श्रद्धालुओं को जाने नहीं दिया जा रहा है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में दुखद घटना हुई, जिसके बाद सरकार द्वारा घटना की जांच के निर्देश दिए गए। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि मनसा देवी मंदिर में जो हादसा हुआ उसको लेकर हम पूरी तरीके से शोक सम्मिलित हैं और जिस कारण यह हादसा हुआ उसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और यह भी दिशा निर्देश दिया है कि सभी मंदिर जो हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं सभी की पूरी स्थिति का जायजा लिया जाए। अधिकारियों को इसको लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। कोई भी कहीं भी ऐसी घटना ना हो, जिसके लिए आप तैयार रहें। तो दुखद घटना हमारे सामने आई है उत्तराखंड में। मनसा देवी मंदिर में जो हादसा हुआ उसको लेकर हम पूरी तरीके से शोक संलिप्त हैं और जो ये चीजें निकल कर आई हैं उसको लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं और ये भी दिशा निर्देश दिया है कि सभी मंदिर जो हमारे उत्तराखंड में स्थित है सभी की पूरी स्थिति का जायजा लिया जाए। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं इसके, और वहां पर प्रबंधन को किस प्रकार से और एक्टिव किया जाए जिससे किसी भी प्रकार के हादसे उत्तराखंड में देखने को न मिले, क्योंकि उत्तराखंड का भौगोलिक परिक्षेत्र और प्रदेशों के मुकाबले थोड़ा हटके है। तो इन सब चीजों की जांच के आदेश पूरी तरीके से दिए गए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी जगहों का जायजा लिया जाए और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी वहां पर घटना स्थल पर पहुंचे हैं और मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार के मुआवजा राशि के ऐलान किया गया। राजस्थान में स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों का ऑडिट कराने के आदेश दिए। बारिश के चलते किसी भी संभावित खतरे से बचाव के लिए यह कदम उठाया गया। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी विद्यालय में सुरक्षा को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। छात्राएं, हमारे बच्चे जिन भवनों में भी स्कूल में जाते हैं, मैंने कहा है कि वर्षा काल में क्योंकि कभी भी कोई खतरा न हो इसके लिए उनका ऑडिट किया जाना चाहिए, उसकी ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिए। यदि सुरक्षित नहीं है तो उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा जाना। विगत दिनों इजाजत
के बिना हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को भारी पड़ता नजर आया। मुख्यमंत्री ने बीकेटीसी में सलाहकार पद पर नियुक्ति के निर्देश जारी कर दिए। बीकेटीसी के ही पूर्व सीईओ बीडी सिंह को इस पद पर अब नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि हेमंत द्विवेदी के पर कतरने के लिए उनके ऊपर एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है। ऐसे में हेमंत द्विवेदी अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बरसात के दौरान यात्रा मार्गों पर शटल सेवाओं पर रोक लगाई जाती है और वह रोक अभी भी बरकरार है, जबकि चार्टर्ड को लेकर ना टीजीसीए और ना ही यूकाडा की ओर से कोई दिशा निर्देश जारी किए गए। अभी भी उस क्षेत्र में चार्टर्ड सेवाएं जारी हैं और वह भी इस सेवा का उपयोग करके केदारनाथ गए थे, जिसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। भाजपा संगठन भी अभी यह मान रहा है। उस मामले की जांच अभी जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने नियमों की अनदेखी की है या नहीं। उन्होंने अपना विषय रखा है, बीकेटीसी के अध्यक्ष ने अपना विषय रखा है और ये पूरा जांच का विषय है और जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच के बाद जो चीजें निकल कर आएंगी उसके बाद सारी जनता को वो सच्चाई देखने को मिल जाएगी और बाकी आगे चीजें देखते हैं क्या जांच में निकल कर आता है। शटल सर्विसेज है उस पर जो है कि डीजीसीए और यूकाडा ने बैन लगाया हुआ, क्योंकि जो शटल सर्विसेज रुद्रप्रयाग जिले से जो चलती है वहां पर मौसम खराब होने के कारण और बहुत सारी चीजें थी, उसके कारण जो है कि हर साल जी होता है कि मानसून में वहां पर सेवाएं शटल सर्विसेज बंद रहती है, लेकिन चार्टर्ड सेवाएं, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से होता चार्टर्ड सेवाएं अभी भी चल रही है, आज भी चल रही हैं। चार्टर्ड सेवाओं के लिए ना डीजीसी से ना यूकाडा से कहीं कोई प्रतिबंध। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हाल ही में आबकारी विभाग के एक अधिकारी पर गाज गिरी है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा केवल छोटी मछलियों को फंसाकर इतिश्री कर रही है, जबकि बड़ी मछलियों और उन्हें संरक्षण देने वाले सफेदपोश नेताओं को बचाया जा रहा। प्रतिमा सिंह ने यह भी कहा कि खुद भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने यूपीसीएल को लेकर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उन आरोपों पर आज तक कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने वन मंत्री उद्यान विभाग के सामने आए तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ये छलावा है और ये दिखावा है। भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के साथ छल करने का कार्य कर रही है। मैंने कई बार कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है कि आप छोटी मछलियों को पकड़ के बड़ी मछलियों को बचाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से दिलीप रावत जी ने यूपीसीएल पे जो है आरोप लगाया, आपने देखा जिस तरीके से वन मंत्री के खिलाफ कितनी बातें सामने आई। खलंगा जो फॉरेस्ट का मुद्दा सामने आया, ना वन मंत्री के खिलाफ कुछ हुआ। सैन्य धाम घोटाला आपके समक्ष है, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला आपके जो है समक्ष गणेश जोशी जी के खिलाफ, उद्यान विभाग घोटाला, बीज घोटाला। कौन से सफेद पोस्ट व्यक्ति को आप अंदर भेजने का जो है जेल के अंदर ले जाने का कार्य कर रहे हैं? ये छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप जो है ये सिर्फ एक अपनी खाना पूर्ति पूरी कर रहे हैं, जिससे कि जनता सवाल ना करे, जनता आपसे ये ना पूछे कि आपके मंत्री, आपके विधायकों के खिलाफ आप कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ जो है प्रदेश के मुखिया से कि अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो जिस तरीके से विजिलेंस के पास लंबित है पेटिशन गणेश जोशी जी के खिलाफ, आप उस पे जो है अपनी सहमति प्रदान करिए, तब हमें लगेगा कि आप जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं। शहरी इलाकों में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून, ऋषिकेश और डोईवाला शहरों में जलभराव समस्या के समाधान के लिए 30 लाख की लागत के करीब 17 हाई प्रेशर डी वाटरिंग पंप लिए हैं। जिलाधिकारी ने जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से इन सभी डी वाटरिंग पंपों को संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध करा दिया है। डीएम ने एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि शहरी इलाकों में चिन्हित संवेदनशील चौक, चौराहे और जंक्शनों पर शीघ्र डी वाटरिंग पंप स्थापित किए जाएं और अतिवृष्टि में जलभराव होने पर कम से कम रिस्पांस टाइम में जल निकासी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि में शहरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, महिलाओं और आम जनमानस को आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, हम प्राय देखते हैं कि जैसी अतिवृष्टि होती है, बरसात थोड़ी सी भी हो रही है, तो पहले हमारे शहरी क्षेत्र अंतर्गत कुछ क्रॉनिक पॉइंट्स थे जहां पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही थी, जिससे ट्रैफिक में भी
आवागमन में प्रॉब्लम्स होती थी और सुरक्षा के दृष्टिगत भी महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। संसाधनों की कमी के कारण या मैन पावर की कमी के कारण क्विक रिस्पांस नहीं हो पा रहा था। तो इसमें यह डिसीजन लिया गया था कि त्वरित गति से डीएम एक्ट की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये डी-वाटरिंग पंप्स लिए जाएं और इनको जो हमारे संवेदनशील चौक हैं, तिराहे हैं, जंक्शंस हैं, पर्टिकुलरली अर्बन फ्लडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिप्लॉय कर दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम हमेशा विवादों में ही रहे हैं। विपक्षी दल पहले ही इस प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को लेकर कई सवालिया निशान खड़े करते नजर आए। बावजूद इसकी स्थिति जस की तस रही। ना तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना निर्माण कार्यों में कुछ बदलाव देखने को मिला। और अब तो सत्ता पक्ष के विधायक ही स्मार्ट सिटी के कामों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और यह सवाल उस विधायक ने खड़े किए जिसकी विधानसभा खुद इस प्रोजेक्ट के अधीन आती है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने भी एक बार फिर स्मार्ट सिटी कार्यों की गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि इस पर एक जांच की आवश्यकता है। इस प्रोजेक्ट का सरकार थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना चाहिए क्योंकि इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और शहर के हाल कुछ खास नहीं बदले, चाहे सड़कों की स्थिति हो, ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर अन्य आवश्यक सुविधाएं हों। समय पर उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप कोई बात कही होगी और ये बात तो मैंने भी कही कि उस समय जब स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तो काम ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था और हमने भी उस पर सवाल उठाए थे। कोई अकेले मंत्री जी का सवाल नहीं है, मैंने सवाल उठाए। उस समय तात्कालिक जो हमारे मेयर थे सुनील गामा जी, उन्होंने सवाल उठाए। खयानदास जी जिनके क्षेत्रों में मैक्सिमम उसका काम हुआ है, उन्होंने उस पर सवाल उठाए। हम लोगों ने समय समय पर व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं कि ये काम ठीक प्रकार नहीं हो रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। या तो कोई बड़ी जांच बैठे या थर्ड पार्टी ऑडिट में क्या निकल कर आता है उसके अनुसार फिर आगे निर्णय होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना होनी है। पंचायत चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण के लिए 24 जुलाई और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी। पहले चरण में करीब 68% में मतदान हुआ है, तो वहीं 70% मतदान दूसरे चरण में हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल का कहना है कि जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, उससे कहा जा सकता है कि मतदाताओं में पंचायत चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा गया। हमारे त्रिस्तरीय समान्य निर्वाचन 2025 का द्वितीय और अंतिम चरण था, वो कल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और इसमें जो है 10 जनपदों के अंतर्गत 40 विकास खंड जो हैं, इनसे संबंधित सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित जितने हमारे मतगणना स्थल थे, उसमें प्रातः 8 बजे सकुशल जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इसके समग्र रूप से जो है प्रारंभिक आकलन के अनुसार 70% जो है हमारा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।